जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर में सेट 5 से हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखेंगे। सेट 5 से लेकर 8 तक आज हम लोग पढ़ लेंगे। कल के लेक्चर में सेट 1 से लेकर सेट 4 तक हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को मात्र बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखे थे। आज का जो वीडियो है सेट 5 से लेकर सेट 8 तक रहेगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लॉस करते हैं, आपका अनुकूल समय नहीं लेंगे, आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन पहला क्या दिया है 26 156 का लौसा दिया है 156 है तो मौसा का मान ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दे देंगे, वहां से ज्वाइन होकर अपना डाउट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहला जो क्वेश्चन दिया है 26 156 का लौसा दिया है कितना है 156। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है। मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा? तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि लौसा और मौसा नहीं जानते हैं, ठीक है, तो उसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल में लौसा गुणे मौसा, यानी कि लौसा गुणे मौसा इक्वल में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, देखिए समझ आ रहा है। लौसा गुणे मौसा इक्वल में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जहां नहीं समझ आएगा आप लोग बोल दीजिएगा। तो लौसा क्या है आपका 156 दिया है। ठीक है, गुणे मौसा ज्ञात करना है। पहली संख्या क्या है आपका 26। देखिए यह जो 26 और 156 का लौसा है, यानी कि यह पहली संख्या यह दूसरी संख्या, तो यह आपका क्या है 26 है और गुणे दूसरी संख्या क्या है 156 है। ठीक है, देख रहे हैं यह आपका 156 है, 156 156 इधर भी 156 इधर भी, तो कट जाएगा। तो मौसा इक्वल में कितना हो जाएगा 26। बहुत अच्छा, पहला क्वेश्चन समाप्त। सेट 5 का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब सेट 5 का ख नंबर क्वेश्चन दिया है, द्विघात समीकरण इतने के मूल है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 इक्वल में 0 है। तो बोला है के मूल क्या है, तो हमें मूल की बात बताना है। इसका मूल क्या है, तो सबसे पहले हम लोग विविक्तर विधि का प्रयोग करते हैं। डी का मान ज्ञात करते हैं, कैपिटल डी का मान क्या आता है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं विविक्तर विधि का सूत्र क्या होता है, डी बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो यहां पर हमारा b का मान कितना है -4 है, -4 है। ठीक है, -4 का होल वर्ग -4, a का मान कितना है 2 है। ठीक है, बीच में गुणा की, और c का मान कितना है 1 है, यानी कि यह कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस यह कितना हो जाएगा 8 घटाएंगे तो 8। तो d का मान कितना आया है 8। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, वास्तविक और बराबर होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, वास्तविक नहीं है और वास्तविक है, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन क्या होगा, वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न होंगे। क्यों? क्योंकि यह वास्तविक मतलब होता है 1 2 3 4 5 और भिन्न का मतलब अलग है। ठीक है, बराबर का मतलब यह होता है कि 0 के बराबर होता है। ठीक है, बराबर में वास्तविक और बराबर का नाम ले लेगा तो वह d इक्वल में हो जाएगा आपका 0। ठीक है, समझ आ रहा है। तो वास्तविक है 1 2 3 4 वास्तविक है, इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा, क्योंकि वास्तविक और भिन्न है, वास्तविक और भिन्न है।
बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कल हम बताए थे ऐसा क्वेश्चन, आज भी बताएंगे, एक भी क्वेश्चन छुड़वाएंगे नहीं, क्योंकि 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन दिया है, बिंदु दिया है, मान लेते हैं ए बराबर दे दिया है 1 - 3, ठीक है, और बी मान लेते हैं दिया है कितना 5, 2, तो कह रहा है दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का सूत्र क्या होता है निखिल बोलो। डी बराबर करने में हाँ, x1 - x2 का वर्ग वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग y1 - y2 का वर्ग होल वर्ग। x1 कितना है -1, x2 कितना है -5 का होल वर्ग, प्लस y1 कितना है -3 और y2 कितना है -2 का होल वर्ग। कितना हो जाएगा -6 का वर्ग, प्लस यह कितना हो जाएगा -5 का वर्ग। यहां से आपका कितना हो जाएगा 6 का वर्ग 36, और घात आपका सम है, तो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का वर्ग 25, जोड़ेंगे तो कितना होगा निखिल 61 6 5 11, 2 1 3, 3 2 5 1 6, यानी कि 61 मात्रक। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मात्रक या तो इकाई, ठीक है, मात्रक लिखे या तो इकाई यूनिट। दिया है त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि चाप की लंबाई का बात कर देता है, ध्यान से देखिएगा, यदि चाप की लंबाई, यह आप क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 विकल्प था, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, यदि चाप की लंबाई का सूत्र पूछता है तो सबसे पहले तुरंत फोकस करेंगे कि छायांकित भाग वाले का चैप्टर का है, ठीक है। यदि चाप की लंबाई पूछ लेता है तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे कि छायांकित भाग का जो चैप्टर है वहां का है। तो 2 ही सूत्र है, चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद है तो इससे 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो चाप की लंबाई क्या होता है, पाई r थीटा बाई में 180, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में यह आपका सही है, लेकिन थोड़ा सा जो एग्जामिनर हो सकते हैं, जो एग्जामिनर लोग होते हैं, थोड़ा सा दिमाग को सर्च करते हैं कि देखते हैं स्टूडेंट कहाँ तक सोच सकते हैं, तो वह लोग क्या काम करेंगे, ऊपर 2 से नीचे भी 2 से, यानी 2 पाई r थीटा बाई में कितना हो जाएगा 360। यदि 2 ऊपर लगाएंगे तो 2 नीचे से भी गुणा करना पड़ेगा, मान में अंतर न पड़े। ऐसा काम क्यों करेंगे, ऐसा काम इसलिए करेंगे कि यदि आपसे क्वेश्चन में कह देता है वृत्त का परिधि पता है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r, वृत्त का परिधि यही होता है। तो वृत्त का परिधि इतना दे दिया है 2 पाई r, इसीलिए 2 से गुणा कराएंगे लोग, ठीक है। लेकिन हमें देखना है ऑप्शन में क्या दिया है, तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बाकी सब ऑप्शन आपका गलत होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। समझ में आया। जो आपका ऑप्शन नंबर पहला है उसमें थीटा 2 पाई r थीटा दिया है, नीचे दिया है 180, लेकिन आपका क्या होगा 360 होगा। यदि 2 ऊपर रहेगा तो नीचे 360 होगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दे देंगे, तो आप लोग वहां से डाउट अपना क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 समरूप त्रिभुज की भुजा के अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसको रख करते हैं, धीरे धीरे प्यार से पढ़ेंगे, आज इसको समाप्त कर देंगे हम। समझ में आ रहा है? हाँ। नहीं, जहां आप लोग को नहीं समझ आएगा तो आप लोग बोल दीजिएगा।
दिया है दो समरूप त्रिभुज की भुजा, दो समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात दे दिया है। तो हम लोग इसका सीधे स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है वही लिखवा देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पहली समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बाई में दूसरी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल में पहली यानी कि संगत भुजा यानी पहली समरूप त्रिभुज का भुजा, या लिख देंगे पहली भुजा बाई में दूसरी भुजा संगत दूसरी भुजा, ठीक है, का होल वर्ग, दूसरी भुजा का होल वर्ग, ठीक है। कहीं भी गलती है, पहली भुजा बाई में दूसरी भुजा का होल वर्ग, या बोल रहे हो तुम लोग गलती है, ठीक है। पहली भुजा बाई में दूसरी भुजा का होल वर्ग, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। हमें क्या है, भुजा का अनुपात दे दिया है। तो हम कल बताए थे पहली समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं A1, दूसरी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल A2, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल लिए हैं और यहाँ पर पहली समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल A1, दूसरी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल A2, पहली भुजा A1, दूसरी भुजा A2 का होल वर्ग। तो भुजा का अनुपात क्या दिया है, 9 संबंधे 16, तो 9 बाई में 16 का होल वर्ग, ठीक है। तो वर्ग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 और 16 का वर्ग 256 होगा। हाँ। यदि हमको नहीं पता है, क्या है, हमको नहीं पता है और बुरा भी नहीं आता है, तो 1 और 16 है, 16 का वर्ग पूछ रहा है, तो 16 का वर्ग कैसे निकालते हैं इसको सिखा देते हैं एकदम ट्रिक के माध्यम से। वर्ग हो गया, तो 6 का वर्ग पता है, 1 से 10 तक पता रहेगा, तो 1 से लेकर 100 तक हम सिखा देंगे, बस 1 से लेकर 10 तक आपको पता रहे। तो 6 का वर्ग 36 लिख लेते हैं, 1 का वर्ग 1 हो गया, इतना हो जाएगा ना। हाँ। अब गुणा करा सकते हैं, 6 कम 6 और 6 दूना 12, देखिएगा 6 1 कम 6 और 6 दूना 12। अब एक अंक छोड़कर लिखते हैं 12, 6 3 2 5 2, ठीक है। समझ में आ गया, वर्ग निकालना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 256। तो अनुपात पूछा है तो हमारा 81 अनुपात 256 हो जाएगा, A1 संबंध A2 का मान। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, सेक है कि कोसेक है, कोसेक A इक्वल में दिया है सेक A, तो पूछ रहा है A के बराबर होगा, मतलब A का मान पूछ रहा है। तो इसको लगाने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग क्या करेंगे, यहाँ पर कोसेक A है तो इसको भी कोसेक के पद में चेंज करो। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि सेक A को हम लोग कोसेक 90 माइनस A लिख सकते हैं, ठीक है। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, यानी कि सेक A को इतना लिख सकते हैं, तो सेक A की जगह पे इतना लिख देते हैं। तो कोसेक A इक्वल में हो जाएगा कोसेक 90 माइनस A, कोसेक हट जाएगा, इधर A बचेगा, ओनली A बचेगा, और इधर थीटा क्या है आपका 90 माइनस A, यह A आएगा तो 2A इक्वल में हो जाएगा 90, यानी कि A बराबर में 45, ठीक है। समझ में आया है। इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हो। तो इसको यदि चेंज करते हैं तो इसके लिए भी, तो चूंकि हम जानते हैं, ठीक है,
कोसेक ए बराबर में हम लोग सेक 90 माइनस ए लिख सकते हैं। यदि इसको चेंज करते हैं तब हम इसको चेंज किए हैं। यह दोनों आपका फार्मूला है। अगला क्वेश्चन क्या है? सेट 5 समाप्त हो गया। सेट 5 समाप्त हो गया। 6 क्या है? 6 में 6 को पढ़ते हैं, इसको रख पाते हैं, इसको रख पा देते हैं। अब सेट नंबर 6 हम यह पूछ रहे हैं कि जितना भी बहुविकल्पी प्रश्न है 2 वीडियो में समाप्त कर देते हैं। 8 सेट है तो 2 वीडियो में समाप्त हो जाना है। उसके बाद से अति लघु उत्तरी है, उसको भी हम लोग 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे। उसके बाद से धीरे धीरे 2 लेक्चर में सब समाप्त कर देंगे, इसलिए सब एक ही बार लेक्चर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 समीकरण इतना के मूलों का योग। तो मूलों का योग बताने से पहले सबसे पहले हम एक सूत्र बता देते हैं, ठीक है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, ठीक है? यह क्या है? आपका व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण, ठीक है? देखिए यह क्या है? आपका व्यापक समीकरण है और हमें मूलों का योग चाहिए। तो जो क्वेश्चन दिया है उस पर अभी फोकस मत करो, जो बता रहे हैं उसको समझो। यह मेरा क्या है? व्यापक समीकरण है। यदि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पूछता है उस स्थिति में आपका, तो यह तो द्विघात समीकरण का है, त्रिघात समीकरण का भी है आपके चैप्टर में, तो यहाँ पर नहीं आया है तो उसका बात नहीं करेंगे। जब जहां पर जो आएगा उसका बात करेंगे, ठीक है ना? तो द्विघात समीकरण के लिए मूलों का योग क्या होता है? ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? यहां पर a नहीं रहेगा, ठीक है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। और आप लोग यह मत पूछिएगा कि यह कहां से आया है, ठीक है? क्योंकि इसको हमें सिद्ध करवाना पड़ेगा। यह आपका फार्मूला है, याद कर लो। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पूछ लेता है, ठीक है ना? मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पूछ लेता है, तो यह आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब मूलों का योग पूछ देता है तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है अब उस पर चलते हैं। तो मूलों का योग क्या देता है? मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, ठीक है? तो मूलों का योग कितना है? आपका अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? अब जो क्वेश्चन दिया है उसको चलते हैं। आपका 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल में 0, ठीक है? तो मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल पूछा है, ठीक है? तो इसका तुलना हम लोग कैसे करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि किस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले फोकस करेंगे x² पर, सबसे पहले फोकस करेंगे x² पर। x² का कोई भी इकाई का अंक नहीं होना चाहिए, कोई भी उसका आगे वाला वैल्यू नहीं होना चाहिए, यानी कि इकाई 1 होना चाहिए x के जगह पे, यानी कि x² की जगह पर इकाई 1 होना चाहिए। 1 को छोड़कर कुछ भी ना हो। यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हमारा सूत्र बोल रहा है, ठीक है? यह हमारा फार्मूला बोल रहा है कि x² के जगह पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओनली x² होना चाहिए। तो यहाँ पर तो आपका 5 आ गया, तो इस 5 को हटाने के लिए प्रत्येक पद में लिखेंगे, प्रत्येक अक्षर बता देते हैं कि कैसे कैसे लिखेंगे। प्रत्येक पद में 5 से भाग देने पर, हम याद नहीं किए हुए हैं कि यहाँ पर 5 से भाग किया जाएगा, यहाँ पर 8 रहता तो 8 से भाग करते, यानी कि यह याद करने वाली बात नहीं है। यदि यहाँ पर 5 है तो 5 से 10 रहेगा, 10 से चाहे कुछ भी रहेगा उसी से भाग करना है,
क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर को वाले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, उसका इकाई और कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर बाई में 5 माइनस 3 बाई में 5 एक्स प्लस 2 बाई में 5 इक्वल में 0। 5 कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/5 एक्स प्लस 2/5 इक्वल में 0। समझ आ गया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो अब पूछा है मूलों का योग, ठीक है। तो मूलों का योग हम देख रहे हैं कि मूलों का योग यक्स का गुणन क्या है आपका? अल्फा प्लस बीटा है। यहाँ पर यक्स का गुणन क्या है? 3/5। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 3/5। और ये भी ध्यान देना, यहाँ पर आपका माइनस है, ये भी आपका माइनस है, तो सही है, ठीक है। बात पहले समझो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो नो चेंजिंग। यदि यहाँ पर प्लस होता तो -3/5 होता। बात समझ रहे हो? यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है? माइनस है। तो माइनस यानी कि सेम बराबर है, तो 3/5 है। तो मूलों का योग कितना हो जाएगा? 3/5। आपका ऑप्शन दिया है दूसरा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, दूसरा नहीं, पहला सही होगा। दूसरा दिया है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर पहला सही होगा यार, सही से देखो, छोड़ो देख लेना बाद में। ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है ना। तो यदि यहाँ पर प्लस होता तब माइनस होता, ध्यान में रहे। यदि यहाँ पर प्लस होता तो माइनस यानी कि इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर माइनस लगा देते, ठीक है निखिल। तो ऑप्शन नंबर पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। क का दूसरा बार कर दोगे, ये चल नहीं रहा है। दूसरा ऑप्शन दिया है 3 काट ए बराबर 3 काट ख, 3 काट ए बराबर क्या दिया है? 4 दिया है। तो कह रहा है सेक ए का मान चाहिए, तो हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, किसमें है? गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। काट ए बराबर में हो जाएगा 4/3। यह हमारा आधार, ठीक है, यह मेरा लंब। हमें कण की जरूरत होगी, तो कण निकालने के लिए हो जाएगा हमारा अंडर रूट में लंब का वर्ग यानी 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा 25, और 25 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है। अब हमें किसका मान चाहिए? यदि इतना 3 चीज पता हो गया तो साइन, कास, टेन, कोसेक, सेक, मतलब किसी भी 6 अनुपात का आप लोग पता कर सकते हैं। यदि 1 अनुपात दिया है तो 6 अनुपात को आप लोग पता कर सकते हैं। तो हमें किसका चाहिए? ऑप्शन में सेक ए का चाहिए। तो सेक ए इक्वल में क्या होता है आपका? कास का उल्टा, कास क्या होता है? कास का सूत्र बताओ। कास का क्या होता है? साइन का क्या होता है? लंब बटा कोण। आकाश का आधार बटा कण। तो कास का उल्टा, कास का उल्टा क्या होता है? सेक। कास का उल्टा सेक। तो सेक क्या हो जाएगा आपका? कण बटे आधार। हम पहले सूत्र नहीं पूछे, उल्टा पूछे, ठीक है ना। दिमाग को थोड़ा सा अलथिल करके आसानी से धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। जहां नहीं समझ आएगा तुरंत बोल देना। कण कितना है? 5 है, ठीक है। आधार कितना है? 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्या करना है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। दिया है तीसरा क्वेश्चन यानी कि गौ नंबर x माइनस वाई इक्वल में 2 और x प्लस वाई इक्वल में 2। तो कह रहा है x और y का मान क्या कीजिए, यानी कि इसको हल करना है। तो जोड़ने पर लिख देंगे, किसमें? जोड़ने पर। तो y कटेगा यानी कि 2x इक्वल में 4 यानी कि x इक्वल में 2। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो x का मान इसमें रख देते हैं, या समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। x बराबर 2 समीकरण 2 में, चाहे 1 में, ठीक है। x बराबर 2 समीकरण 1 में। जब 1 में रखेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस वाई इक्वल में 2, तो माइनस वाई इक्वल में 0 हो जाएगा, क्योंकि यह 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
यानी कि y बराबर में 0। अब यह मत सोचिएगा, ठीक है, देखो ध्यान से। अब यह मत सोचिएगा कि यहाँ पर माइनस है, ठीक है, माइनस वाई इक्वल में 0, तो इस माइनस को 0 के साथ कर सकते हैं, तो नहीं, आपका 0 जो होता है न ही धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है, ठीक है, देखिए समझ में आया, न ही 0 धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या, ठीक है, संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, तो इसको पहले रब करते हैं और उसके बाद से उसको समझेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आप लोग भी जरूर बताइएगा कमेंट करके कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, यदि समझ में आ रहा होगा तो जरूर कमेंट में हाँ लिखिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। और हम लाइक सब्सक्राइब की बात नहीं करते हैं, वह आपके ऊपर डिपेंड है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मन करे तो, नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि आप लोग चाहते होंगे कि हाँ, सोचते होंगे कि हाँ फायदा मिल रहा है, तो इतना काम जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करना। 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक यानी कि पूरा का 1 से 9 तक कहा है, और प्राकृतिक का है, न ही सम का बात किया है न ही विषम का बात किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और 9 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है सूत्र, कुल पदों का योग या कुल पदों का योग और कुल संख्या बाई में कुल पदों की संख्या। समांतर माध्य निकालने के लिए कुल पदों का योग बटा कुल बाई में कुल संख्या पदों की संख्या का संख्या या की संख्या, ठीक है ना। तो कुल पदों का योग यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ठीक है। देखिए जोड़ के बताओ कितना है, 45। और कुल पदों की संख्या कितना है, 9। 1 से लेकर 9 तक यानी कि 9 है, कितना होगा 45 होगा। तुम लोग की बात पर चल रहे हैं, 45 हो गया, ठीक है ना। 45 बाई में 9 इतना हो गया, और 9 बचे 45 यानी कि 5। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है किसी पैरामीटर की मात्रा इतना है, मात्रिका इतना है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। कल का आखिरी क्वेश्चन यदि पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो तो बता दो। संजीव अच्छे से बताओ कि इसका सूत्र क्या होता है। कल जो लास्ट बताए थे, यदि आपको 2 यूनिट दे दिया है, बहुलक दे दिया है, माध्य दे दिया है, बहुलक दे दिया है, माध्य दे दिया है, माध्यिका पूछ रहा है, या कोई भी 2 माध्य दे दिया है, माध्यिका दे दिया है, बहुलक पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। निखिल बताओगे, पता है? हाँ। बताओ। बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 माध्य। ध्यान से याद रखे रहो, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, ठीक है, माध्यिका -2 माध्य। अब नहीं भूलेगा। तो हमें क्या निकालना है, बहुलक ही निकालना है, और माध्य दे दिया है, माध्यिका दिया है 3 गुणे माध्यिका दिया है 20 -2 माध्य कितना दिया है 20.5 गुणा कराते हैं तो 20 × 60 माइनस 5 × 10 और 20 × 40 देते 41। तो 60 में से 41 को घटाते हैं तो कितना होगा, 19। ऑप्शन नंबर तीसरा। यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, त्रिभुज वाला, इसको रख करते हैं। यह तो आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। हम कल बताए थे कि यह आपका मतलब मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगा। किसी भी कंपटीशन
एग्जाम में यह पूछ लेता है, इसका सूत्र पूछ लेता है। यह सूत्र बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं यह कितना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं कि यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हर मतलब एग्जाम में यह जो भी मैथ का पेपर दोगे तो यह पूछ लेगा कि इसका समांतर माध्य यदि बहुलक दे देता है तो इसका सूत्र क्या होगा, बहुलक का सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। यदि दो माध्यिका और माध्य दिए हो तो यह जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, चित्र में आपको दिख रहा होगा। चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ संबंधे BC इक्वल में दिया है 1/3, तो AP तथा BP का अनुपात क्या होगा, AP तथा BP का अनुपात क्या होगा। तो चलते हैं अब आपके क्वेश्चन पे। पहले हम चित्र बनाते हैं। यह मेरा क्या होगा, त्रिभुज हो गया। यह हो गया A, यह हो गया B, ये हो गया C, और BC के समांतर एक रेखा, ठीक है, PQ खींचा है। इतना समझ में आ गया, कोई चेंजिंग नहीं की है, जो दिया है वही लिखे हैं। अब कह रहा है, क्या बोल रहा है कि PQ संबंधे BC इक्वल में 1/, कितना दिया है, 3 दिया है, 1/3। तो कह रहा है कि AP तथा PB का अनुपात, ठीक है, इसका अनुपात चाहिए। तो हम लोग यदि यह आपका 4 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, यदि यह आपका जो क्वेश्चन है 3 नंबर में पूछ लेता है, तो सबसे पहले इसको बताएंगे नहीं, लेकिन समझा दे रहे हैं, इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। त्रिभुज, ठीक है, हल कर रहे हैं अब यहाँ से, या जो दिया था वो पहले उसको लिख दीजिए। अब यहाँ से समझना है कि क्या करना है। तो त्रिभुज APQ व ABC में थोड़ा सा समझा रहे हैं। लगाने का ट्रिक बहुत छोटा ही, अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यही आपका 4 नंबर में पूछ लेता है तब क्या करेंगे, इसके लिए कुछ कंडीशन होगा, इसीलिए ना 4 नंबर में पूछेगा। तो कह देगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले समरूप दिखा देंगे। समरूप का मतलब यह होता है कि आकार में आपका जो हो भिन्न हो, लेकिन उनका अनुपात हो वह बराबर होते हैं। यानी कि हम दिखा देंगे BC समांतर PQ के क्वेश्चन के अनुसार ही, ठीक है, BC समांतर PQ के यदि 3 चीज बराबर कर देते हैं तो वह समरूप हो जाएगा। इनका कंडीशन पता है ना, यानी कि BC समांतर है किसके, PQ के, यह दिया हुआ है, ठीक है, दिया है। और देखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, यह 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट के 10 सेकंड के अंदर ही बता देंगे। लेकिन हम यह सोचे हैं कि यह क्वेश्चन क्यों दिया है 1 नंबर में, यह क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाने वाला है, ठीक है, यह क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है। इसीलिए हम इसको और अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग 1 नंबर न सोचकर इसको छोड़ दें। तो यहाँ पर BC रहेगा ना, BC हो गया, और इसका अनुपात जो होगा AP का जो अनुपात है, AP बट्टे में हम क्या लिख सकते हैं, AB, ठीक है, इक्वल में AQ बाई में क्या हो जाएगा, AC। तो यहां से हम कह सकते हैं यह हमारा क्या है, समरूप है। बातों को ध्यान समझिएगा, यदि AP बट्टे में AB, AQ बट्टे में AC का अनुपात हमारे समरूप त्रिभुज है तो बराबर है। अब देखिएगा, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, यानी कि जब यह समरूप है, यानी कि AP बट्टे में क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल में AQ बट्टे में AC लिख सकते हैं, इक्वल में PQ बट्टे में BC लिख सकते हैं, इक्वल में 1/3 के, ठीक है, यह समझ में आ रहा है। यह काम नहीं करना है,
यह काम नहीं करना। पेपर में यदि 1 नंबर में पूछ लेता है तब सीधे डायरेक्ट यहाँ से करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं यह समरूप त्रिभुज है, क्योंकि ठीक है ना, यह मेरा क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज का कंडीशन यह होता है कि संगत भुजा का जो अनुपात होगा, क्या बोले हैं, संगत भुजा का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा, यानी कि AP बट्टे में AB इक्वल में AQ बट्टे में AC इक्वल में PQ बट्टे में BC बराबर में 1/3 यह दिया हुआ है। देखिएगा इसका मान हमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इसका मान, ठीक है। अब इन दोनों से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मान। तो यहाँ पर यह सर्च करना है कि किसको लेकर चले। तो हम लोग देख रहे हैं AP यहाँ पर है, तो आंख बंद करके इसको लेकर चलेंगे, किसको, इस वाले को, यानी कि यह तीनों चारों आपस में बराबर हैं। इसको लिख सकते हैं AP बट्टे में AB इक्वल में 1/3 हो गया। त्रिज्या गुणा करा सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस में PB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, यानी कि AP बाई में क्या हो जाएगा आपका AP प्लस PB इक्वल में 1/3। त्रिज्या गुणा करा देते हैं तो 3AP इक्वल में AP प्लस PB घटा देते हैं, क्या है AP है, इधर भी AP है तो इधर आएगा तो आपका 3AP, ठीक है, 3AP माइनस AP इक्वल में PB घटाएंगे 2AP इक्वल में PB। हम यह जब क्वेश्चन देखें तब हमको यह अंदाज लगा कि इसको 4 नंबर में न देकर तभी भी 3 नंबर में या 2 नंबर में देना चाहिए, 1 नंबर में दिया है। चलिए ठीक है, PB इक्वल में कितना हो जाएगा 1/2। इसको क्या किए हैं, PB है ना और यहाँ क्या है AP है, तो AP के नीचे PB को कर दिए हैं क्योंकि इसका अनुपात चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर 2 गुणा में है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मान लेते हैं 1 है, ठीक है ना, यहाँ गुणा चिन्ह हो गया तो 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो अनुपात कितना होगा, हो जाएगा 1 संबंधे 2 के। AP संबंधे PB इक्वल में 1 संबंधे 2। अच्छा क्वेश्चन था और यह आपका आखिरी क्वेश्चन भी था। सेट 6 खत्म हो गया, सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 को लगा लेते हैं, लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तब समझ में आया है कि नहीं आ रहा है, देखिए यह 2 नंबर में या 3 नंबर में नहीं, 4 नंबर में तो 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछना चाहिए। अब 1 नंबर में दे दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है ना, 144 के अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा, यही पूछा है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 7 और 2 बार में 2 से काटेंगे 2 3 6 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9 और पुनः 3 से काटेंगे 3 और 3, तो 2 पर पावर 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 2। तो पूछा है क्या, यहाँ से पढ़ना अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 क्या है आपका, अभाज्य संख्या है, ठीक है, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है और गुणा लगा दिया तो अभाज्य गुणनखंड हो गया है। तो 2 और 3, ठीक है ना, तो 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 2 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग चाहिए। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6। ऑप्शन नंबर चौथा।
द्विघात समीकरण बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल में 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 4, अंडर रूट में हो जाएगा एक्स 4 हो गया, ठीक है। तो अंडर रूट से निकलेगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 निकलेगा, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कभी प्लस माइनस लेते हैं तो कभी प्लस माइनस नहीं लेते हैं, तो यह आपके ऑप्शन में दिया है प्लस माइनस में, इसलिए हम प्लस माइनस लेकर चले हैं। समझ में आया? ऑप्शन नंबर तीसरा, बिंदु इतना कि सॉरी क्या दिया है, वाई अक्ष से दूरी चाहिए, बिंदु इतना कि वाई अक्ष से दूरी चाहिए। यह आपका दूसरा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, -3 का 5 की वाई अक्ष से, वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे, वाई अक्ष पे x बराबर 0, यानी कि x का मान 0, y का मान नहीं पता, ज्ञात करना है, यही हमें ज्ञात करना है। नहीं चल रहा है, दूसरा दोगे, यहाँ पर है। हाँ, y का मान हमें नहीं पता है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 हो गया और y का मान चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग एक पहले चतुर्थांश बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे चतुर्थांश बना देते हैं। तो x अक्ष पे 3, लेकिन ऋणात्मक, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, -3, y अक्ष पर 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, 5 है, और x पर 0 है, x पे दूसरी स्थिति पे 0 है, और y का मान हमें, y का मान इसी पे चाहिए। तो कितना हो जाएगा आपका दूरी, y का मान पूछा है, ठीक है ना, y का मान पूछा है, तो y का मान आपका कितना है, 5 है। समझ में आया? देखिएगा, x पर -3 चलेंगे, ठीक है, y पर +5 ऊपर चलेंगे, x का मान पहली दूसरे बिंदु पर 0 है, x का मान दूसरे बिंदु पर 0 है, तो y का मान चाहिए, तो y का मान 5 है, कितना हो जाएगा, 5 है। y पर ही चलेंगे, ठीक है, तो y पर कितना चले हैं, 5 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर कितना दिया है, तीसरा, ठीक है। यहां से हो जाएगा आपका 5, तीसरा दूरी, y का मान कितना हो जाएगा, 5, y बराबर। घ नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको रफ करते हैं। अब यदि नहीं समझ में आएगा तो जरूर बोलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर इतना और BC बराबर इतना और AC बराबर इतना, तो कोण B का मान चाहिए। AB बराबर कितना दिया है, 6√3 सेंटीमीटर, और AC बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कोण B का मान चाहिए, कोण B का मान चाहिए। तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देख रहे हैं कि 2 छोटी भुजा है, ठीक है, और एक बड़ी भुजा है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं यदि 2 छोटी भुजा के वर्गों का योग, ध्यान से सुनिएगा, यदि 2 छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, तो वह क्या होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक बार और, ठीक है, 2 छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, तो वह क्या होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कि 2 छोटी भुजा आपका 6√3 और 6 है, तो 6√3 का होल वर्ग, योग का बात किए हैं, प्लस 6 का होल वर्ग का योग बड़े भुजा के योग के बराबर है, बड़े भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, तो वह क्या होता है, समकोण त्रिभुज। यानी कि 36, 6 का वर्ग 36, इसका हो जाएगा 3 + 36 इक्वल में 144। 36 का गुणा कराते हैं 3 पर, तो 36 का 18 हो जाएगा, और 108 + 36, 36 और 108 144,
36 और 8 144। 144। तो देख रहे हैं कि बराबर है, तो बराबर है तो कोण बी का जो मान होगा आपका 90 अंश का होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। यह जो चित्र वाला क्वेश्चन है इसको बाद में बताते हैं, ठीक है। अगला यह समाप्त हो गया, ठीक है। दो इसमें कोण आएंगे, कोण पूछा है ए तथा पी से, ए तथा पी से देखने पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो अभी इसको नहीं बताते हैं, सेट 8 इसको पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन छुड़वाए हैं बस। दिया गया लौसा इतना बराबर इतना है तो मौसा इतना का क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन देख लीजिएगा, यही समझा देते हैं। तो पहली संख्या 132 गुणे 188, ठीक है। लौसा कितना दिया है 31 68, और मौसा हमें इसी का मौसा चाहिए, मौसा नहीं पता है, मौसा नहीं पता है। अभी को शुरुआत में ही बताए हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल में लौसा गुणे मौसा। अब इसको क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करने के लिए है गुणन है तो नीचे वाली तो भाग आ जाएगी, हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद से जोड़ घटाना, गुणा भाग तो इतना तक जानते हो कौन, ठीक है ना। अब आगे क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण इतना का उत्तर ज्ञात कीजिए, इसको भी नहीं बताएंगे। x 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल में 0, d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु इतना से a का मान चाहिए, इसको बता देते हैं, ठीक है ना। बिंदु दिया है, यहाँ चल अलग क्वेश्चन आ गया, इसको नहीं बताए हैं, इसको बता दे रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन बताए थे, बताने से क्या फायदा, मान रख के जोड़ घटान गुणा भाग करना है। दिया है बिंदु ए बराबर में किया दिया है -4 और 2, और बी बराबर में क्या दिया है 5 6 तो कह रहा है मध्य बिंदु का बिंदु कितना दिया है a बाई में 8, ठीक है, कामा 4 दिया है। तो कह रहा है a का मान चाहिए, a बराबर में क्वेश्चन मार्क, a बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो कैसे लगेगा देखिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 के बट्टे के 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2 y1 प्लस y2 बट्टे में 2 x का y, x1 का मान -4, x2 का मान 5 बट्टे में 2, y1 का मान 2 प्लस 6 बट्टे में 2। बिंदु कितना दिया है इसका a बाई 8 है, a बाई 8 दिया है और कामा 4 दिया है। तो यह हो जाएगा 1/2 और यह हो जाएगा आपका 8 यानी कि 4। तो देखिएगा हमें a का मान चाहिए, यह आपका x है, यह भी आपका x है, तो x को x के साथ तुलना करना चाहिए, यानी कि यहाँ आपका हो जाएगा a बाई 8 इक्वल में 1/2, ठीक है। कुछ समझ में आया क्या बोले हैं। यहाँ पर जो यह x है, x के साथ तुलना करेंगे, y है, y के साथ तुलना करेंगे, हमें a का मान चाहिए। तो त्रिज्या गुणा करा देते हैं, तो 2a इक्वल में 8, तो a बराबर में 4। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर चौथा। पुनः वही क्वेश्चन आ गया जो अभी को बताए हैं, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। तो अब आपका क्या होता है, समकोण त्रिभुज, यानी कि 90 अंश का कोण बनेगा वहां पे, तो हो जाएगा 90 अंश, इसका भी आएगा। सेम वही क्वेश्चन है, कास थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा मान चाहिए, कास थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा मान चाहिए, बताते हैं।
इसका मान कितना आएगा 45। 45। आंख बंद करके इसका मान यदि विकल्प में दे देता है तो 45, लेकिन आएगा कैसे इसको बता देते हैं, ठीक है ना। दिया है cos थीटा बराबर sin थीटा, पूछ रहा है sin थीटा का मान क्या होगा, इसको बदल देते हैं, क्योंकि sin थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, या cos थीटा को क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, किसी एक को बदल देते हैं। हम क्या कहते हैं sin थीटा वाले को बदल देते हैं, sin थीटा की जगह पे cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। cos हट जाएगा, थीटा इक्वल में हो जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा इक्वल में 90 और हो जाएगा थीटा इक्वल में 45। समझ में आया है समझिए। हाँ। इतना हो गया। और अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दिया है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, कैसे लगेगा देखिए, पता है लग जाएगा, बता दें। बताइए। दिया है यदि एक वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप लिखो, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। वृत्त का परिमाप, ठीक है, तो वृत्त का परिमाप 2πr और क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दिया है यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि जो वृत्त का परिमाप है, वृत्त का परिमाप जो है वह वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, संख्यात्मक रूप से समान है यानी कि बराबर है। तो वृत्त का परिमाप 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, पाई इधर है, पाई इधर है, कट गया, तो 2r यहाँ पर एक r है, यहाँ पर एक r को मार देगा, तो यानी कि 2 बराबर में कितना बचेगा r। तो हमें क्या पूछा था, त्रिज्या क्या कीजिए, वृत्त का त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 2 मात्रक, दूरी है तो मात्रक, या तो यूनिट यानी कि इकाई हो सकता है। तो आपका सेट 8 समाप्त हो गया, ठीक है, बाकी सब समाप्त हो गया। हाँ। अब हम लोग अति लघु उत्तरी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो साथियों, यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, नहीं समझ में आया हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन होकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम आपके लिए 24 घंटा तैनात रहेंगे, तुरंत बताएंगे कि इसका सलूशन कैसे होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। 2022 में जितना भी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे थे 2 लेक्चर में समाप्त कर दिए। अब हम अति लघु उत्तरी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अति लघु उत्तरी के पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद से जैसे जैसे मतलब 6, 7, 8 क्वेश्चन है तो 6 और 7 8 क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पहले अति लघु उत्तरी पूरे पढ़ लेंगे, तब दीर्घ उत्तरी को पढ़ता, यानी कि जितना भी क्वेश्चन है सीरियल वाइज से, यानी कि एक ही बार लेके चलेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।